वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 7 का थर्ड पार्ट, जो कि है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस वीडियो में हम रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस के बारे में समझेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट और बनाए हैं, तो आपको पूरी डिटेल्स देखनी है तो आप इससे पहले वाले पार्ट को भी देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपना वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस। तो रेस्पायरेशन होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यही रेस्पायरेशन होता है। इसमें होता क्या है, इनहेलेशन में जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, और ये ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है, और जिससे ये सेल्स में जाता है, और सेल्स में हमारे CO2 रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन सेल्स में चला जाता है और वहाँ से CO2 हमारे ब्लड में मिल जाता है, और फिर ये वापस हमारे लंग्स में आता है, और इससे हम जब एक्सहेल करते हैं तो ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये पूरा टर्म रेस्पायरेशन कहलाता है। तो वी ऑल ब्रीथ एयर डेट कंटेन्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, हम एयर को ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहता है, जो रेस्पायरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रेस्पायरेशन इज़ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, रेस्पायरेशन दोनों होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द टेकिन इन एंड गिवन आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। हम जब एयर को लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग कहलाता है। अब ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं, और इंटरनल में फिर ये हमारे लंग्स से होते हुए हमारे सेल्स में जाता है, तो ये इंटरनल रेस्पायरेशन में आ जाता है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी भी ह्यूमंस की जब तक लाइफ चलती रहती है, ये इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस चलता रहता है। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, एयर को टेक करना जिसमें ऑक्सीजन रहे उसे इनहेलेशन कहते हैं। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। जिसमें हम एक्सहेल करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारे बॉडी से, तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर डायफ्राम एंड द रिब केज। ये किसकी मदद से होता है, हमारे डायफ्राम एंड रिब केज की हेल्प से ये प्रोसेसेस होते हैं। द डायफ्राम इज ए मस्कुलर पार्टीशंस विच सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम क्या होता है, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो सेपरेट करता है हमारी चेस्ट कैविटी को। चेस्ट कैविटी क्या होता है, जो रिब केज के अंदर वाला पार्ट होता है, खाली स्ट्रक्चर, उसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और हमारा लोअर एब्डोमिनल क्या होता है, जो नीचे का पार्ट, जो कि पार्टीशंस होता है डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट, जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, तो वो वाला पार्ट क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब केज। जैसा मैंने बताया कि चेस्ट कैविटी किसके आसपास रहती है, रिब केज के अंदर रहती है। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स रहते हैं हमारे, वो चेस्ट कैविटी के अंदर रहते हैं। अब हम ये ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम को अच्छी तरह, इसके डायग्राम को पूरी अच्छी तरह समझेंगे। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम को अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एयर नेसल पासेस के थ्रू अंदर आती है, जिसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है। फिर ओरल कैविटी खाली पार्ट होता है हमारे मुंह का। उसके बाद ये नीचे फेरेनिक्स में जाती है। फेरेनिक्स ऐसी जगह है जहाँ फूड पाइप और हमारा विंड पाइप दोनों अटैच रहता है। फिर ये लैरिंक्स में जाती है। लैरिंक्स हम इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और फिर ये धीरे धीरे नीचे आती है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसे हम कॉमन नेम इसका हम कह सकते हैं इसे विंड पाइप भी। विंड पाइप से होते हुए फिर ये ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में इंटर करता है। लंग्स में हमारे ब्रोंकियाई होते हैं। ठीक है, ये ब्रोंकियाई फिर फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वियोलीज में। एक एक ब्रोंकियाई में मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं, जो जिनका काम रहता है, जो ऑक्सीजन आया हमारे बॉडी में उसे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचाना। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू जाता है सेल्स में, और सेल्स में CO2 रहता है। फिर वहाँ डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाता है, और फिर वो
जो CO2 है वो हमारे ब्लड में आता है और वापस ये फिर हमारे लंग्स तक आता है और लंग्स से ये हमारे बाहर आ जाता है। ये जो आपको नीचे का पार्ट दिख रहा है इसे हम डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम का काम क्या है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमाइनल जो कैविटी नीचे का पार्ट जो रहता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इन दोनों को ये अलग करता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी आदमी 1 मिनट में जितनी बार वो ब्रीथ करता है उससे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। 1 ब्रीथ इज़ 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। 1 ब्रीथ कैसे काउंट होती है, 1 इनहेलेशन करते हैं और उसके साथ फिर 1 एक्सहेलेशन करते हैं, तब वो 1 ब्रीथ होती है। एन एडल्ट नॉर्मली ब्रीथ्स फ्रॉम 14 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक एडल्ट जो है 14 से 20 बार 1 मिनट में ब्रीथ्स करता है। बट विग्रस एक्सरसाइज कैसी होती है, जो हम बहुत ज़्यादा जैसे कि दौड़ रहे हैं उसके बाद कुछ फिजिकल ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो विग्रस एक्सरसाइज होती है। कैन रेज द रेट अप टू 80 ब्रीथ्स पर मिनट। ये 80 ब्रीथ्स तक बढ़ा देती है। ए चाइल्ड्स रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट इज़ फास्टर देन डेट ऑफ एन एडल्ट एट रेस्ट। जो चाइल्ड्स की ब्रीथिंग रेट होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है एक एडल्ट से जब वो रेस्ट पे रहता है, मतलब नॉर्मल। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ ए रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रीथ्स पर मिनट। न्यू बॉर्न बेबी की कितनी रहती है, 40 ब्रीथ्स 1 मिनट में रहती है। इन जनरल स्मॉलर एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट्स देन लार्जर एनिमल्स। जो जैसा कि जनरल बताया गया कि स्मॉलर जो एनिमल्स रहते हैं उसकी ज़्यादा रहती है ब्रीथिंग। फॉर एग्जाम्पल ए रैट ब्रीथ्स अबाउट 60 टाइम्स पर मिनट वाइल ए हॉर्स ब्रीथ्स ओनली अबाउट 12 टाइम्स पर मिनट। रैट 60 टाइम्स और हॉर्स जो है हमारा 12 टाइम्स 1 मिनट में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो 2 पार्ट में 2 फेज में डिवाइड किया गया है। इंस्पायरेशन और जिसे इनहेलेशन भी कहते हैं, एंड एक्सपायरेशन जिसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इन इंस्पायरेशन एयर मूव्स इनटू द लंग्स वाइल इन एक्सपायरेशन एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, इंस्पायरेशन में एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है और एक्सपायरेशन में फोर्स आउट होती है, मतलब यहाँ लंग्स से हमारे बाहर जाती है। द लंग्स देमसेल्फ हैव नो मसल्स टिश्यू। और जैसा बताया गया, जैसे हमें पता भी है लंग्स के पास कोई भी मसल्स टिश्यू नहीं रहता। इनकी मूवमेंट कैसी होती है, देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द रिब केज एंड डायफ्राम। ये दोनों इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। जो आसपास की मसल रहती है रिब केज की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड, और रिब्स को ये ऊपर की तरफ मूव करती है एंड बाहर की तरफ ये लिफ्ट करती है। एंड लोअरिंग द डोम ऑफ द डायफ्राम अंटिल इट्स फॉर्म्स ए नियरली फ्लैट सीट। ये तब तक करती है जब तक कि वो डायफ्राम जो है वो एक फ्लैट सीट की तरह शेप में आ जाता है, जैसे मैंने आपको नीचे ये मार्क करके बताया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, इन चेंजेस का क्या रिजल्ट पड़ता है, द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। चेस्ट कैविटी हमारी एक्सपेंड करती है बिकॉज द लंग्स आर अटैच टू द चेस्ट कैविटी। क्योंकि चेस्ट कैविटी के साथ लंग्स हमारे अटैच रहते हैं। दे ऑल्सो एक्सपेंड, वो भी एक्सपेंड करते हैं। ड्यू टू दिस एनलार्जमेंट ऑफ द लंग्स, एनलार्जमेंट होता है मतलब वो थोड़े बड़े होते, इंक्रीज करते हैं अपने साइज को। एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स फॉल्स बिलो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी। एयर का जो प्रेशर होता है हमारे लंग्स में वो कम हो जाता है बाहर के कंपैरिजन में। दिस क्रिएट्स ए पार्शियल वैक्यूम एंड सो द एयर फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी रसेस इनटू द लंग्स। और ये वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे कि बाहर की एयर जो है हमारे लंग्स की तरफ रस करती है, मतलब स्पीड से वो हमारे लंग्स की तरफ आती है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में क्या होता है, द मसल्स डेट लिफ्ट द रिब केज एंड लोअर द डायफ्राम, जो ये उठाए रहती है ये भी रिलैक्स हो जाती है, अपने प्रीवियस पोजीशन में जाती है। एज ए रिजल्ट द रिब केज एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और लंग्स फिर सिकुड़ जाते हैं। विथ ईच सच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स द एयर इनसाइड दैम गेट्स फोर्स्ड आउट। उसके बाद जो एयर रहती है वो बाहर की तरफ चली जाती है।
इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग जैसा आपको दिया गया, एयर हमारे मुंह के थ्रू अंदर आई, फिर ये रिब केज को ऊपर की तरफ मूव करेगा और बाहर की तरफ ये मूव होगा। उसके बाद हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये एक फ्लैट सीट की तरह शेप में आ जाएगा। फिर एक्सहेलेशन का जब प्रोसेस होता है तो एयर जब बाहर जाती है तो ये फिर इसी के अपोजिट ये नीचे की तरफ मूव करता है रिब केज और अंदर की तरफ, और हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे वो प्रीवियस अपने जैसा कि उसका शेप रहता है उस शेप में वो आ जाता है। अब हम डू यू नो की तरफ मूव करेंगे। डू यू नो में आपको दिया गया है वाई डू यू यॉन, ठीक है। वैन यू आर स्लीपी और ड्रॉसी, जब हम बहुत ज़्यादा जिस तरह में नींद लगती है तो स्लीपी हम फील करते हैं। द लंग्स डू नॉट टेक एनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो लंग्स हमारे रहते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन एयर से नहीं लेते हैं। दिस कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द ब्रेन सेंसेस दिस इंक्रीज एंड सेंड ए मैसेज डेट कॉजेज यू टेक ए डीप लॉन्ग ब्रेथ ए यॉन, ठीक है। तो हमारा ब्रेन क्या एक मैसेज भेजता है हमारी बॉडी को कि डीप ब्रीथ ली जाए, जिसे हम यॉन कहते हैं। इट ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड, ये क्या करता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देता है। नाउ फाइंड आउट वाई यू कफ एंड स्नीज। अब हम डू यू नो सेकेंड डू यू नो को देखेंगे, जिसमें दिया गया आपको स्मोकिंग अफेक्ट्स लंग्स। स्मोकिंग से क्या होती है, लंग्स हमारे अफेक्ट करती है, डैमेज होती है बहुत ज़्यादा। व्हेन वन स्मोक्स सिगरेट्स, जब एक कोई सिगरेट चलाता है, मैनी केमिकल्स एंटर वंस बॉडी थ्रू द लंग्स, बहुत सारे केमिकल्स उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं लंग्स के थ्रू। बर्निंग ऑफ तंबाकू प्रोड्यूस मोर देन 4000 केमिकल्स, जो तंबाकू जब हम बर्न करते हैं तो 4000 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है, एंड तार आर सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ये इस तरह के ही केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। स्मोकिंग डैमेज द लंग्स एंड एयरवेज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन सबको डैमेज करता है। स्मोकर्स जनरली सफ़र्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीथिंग, स्मोकर्स जो है बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ब्रीथिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स कैन रेंज फ्रॉम एन एनोइंग कफ टू ग्रेव इलनेस लाइक एम्फिशीमा एंड कैंसर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है, इस तरह के फेस करता है। हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से अदर मतलब बाकी पार्ट्स बॉडी के पार्ट्स में। द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द लंग्स, जब ब्लड हमारा लंग से पास करता है, पिक्स अप ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को पिक कर लेता विद द हेल्प ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ये ऑक्सीजन को पिक कर लेता। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड जो हमारा रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन रहता है इसीलिए। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स में। इट ऑल्सो पिक्स अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक्स अप करता है प्रोड्यूस बाय द सेल्स ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन जैसे हमने पढ़ा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो इसे भी ये पिक कर लेता है। एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द लंग्स फॉर एक्सपायरेशन, और इसे लंग्स पे ट्रांसपोर्ट कर देता है एक्सपायरेशन के लिए। हीमोग्लोबिन दस एक्ट्स एज ए रेस्पायरेटरी करियर इन आवर बॉडी, हीमोग्लोबिन किस तरह काम करता है, रेस्पायरेटरी करियर की तरह हमारे बॉडी में। वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्यों ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करने के लिए। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक एंड हैंस, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाए तो ये टॉक्सिक, ठीक है, ये जहर की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी रिमूव, और फिर इसीलिए इसे रिमूव करने की ज़रूरत होती है। इट इज़ ब्रॉट टू द लंग्स बाय द ब्लड, ठीक है, ये लंग्स में लाया जाता है ब्लड के द्वारा, एंड देन रिमूव व्हेन वी एक्सहेल, ठीक है, और ये रिमूव हो जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं। अब हम एक्टिविटी 3 की तरफ मूव करेंगे। टू शो डैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये शो करना कि हम जो एक्सहेल एयर को बाहर निकालें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। टेक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग
freshly prepared lime water. Place one end of the straw in the lime water and blow the exhaled air gently at the other end of the straw. Why? What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Lime water turns milky due to the presence of carbon dioxide in the exhaled air. इसमें बताया गया कि आप एक स्ट्रॉ लीजिए और लाइम वाटर लीजिए. जब आप उसे मुंह से एक एंड को फूकेंगे तो जो वाटर रहेगा वो मिल्की हो जाएगा, जिससे ये क्या बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक्सेल एयर में प्रेजेंट है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. तो ये पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म हुआ.